नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं सहरसा के एमएलटी कॉलेज के इतिहास विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अपनी इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। हम लोग अपनी इस ई लर्निंग कक्षा में अंग्रेजी शासन का भारत के सामाजिक जीवन पर, सामाजिक पक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा कर रहे थे। पहले 2 क्लास इस पर हो चुके हैं। आज हम लोग फिर इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं इसे छोटे छोटे भागों में बांट कर समझा रहा हूँ कि अगर 18वीं सदी में ये धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं हुए होते, सामाजिक सुधार नहीं हुए होते, तो हो सकता है कि राष्ट्रवाद का स्वरूप जो राष्ट्रीय आंदोलन का वाहक बना, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारण राष्ट्रीयता का जो प्रचार प्रसार हुआ, हो सकता है संभव हो कि वो नहीं होता या भारतीय समाज की दशा दिशा कुछ और होती। यह हम लोग अभी और पिछड़ी हुई अवस्था में होते, या हम लोग ये स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई की दशा दिशा कुछ और ही होती। तो ये जो राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार प्रसार हुआ, इसके पहले हमारे सामाजिक धार्मिक वातावरण में क्या क्या बदलाव हुए, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अपनी इसी चर्चा में अभी तक हम लोगों ने जाना कि यूरोपीय संपर्कों का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ईसाई मिशनरियों का क्या प्रभाव पड़ा, यूरोपीय शासक की नस्लवादी भावना का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, प्रबुद्ध भारतीयों के चेतना का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये जो नए नए आविष्कार हुए जिससे सामाजिक संपर्क बढ़े, डाक संचार व्यवस्था, रेल का विकास, समाचार पत्रों का विकास, इन सभी चीज़ों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। प्राचीन इतिहास के उत्खनन से या पुनर्ज्ञान से हमारे व्यक्तिगत गौरव या हमारे राष्ट्रीय गौरव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। शहरों का विकास, विद्यालयों का विकास, नव सामाजिक संपर्कों का विकास या वैज्ञानिक चेतना का विकास या अंग्रेजी शिक्षा का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों को हम लोग जाने। इसी क्रम में पिछले क्लास में चर्चा में छूट गया था कि नवीन शिक्षा नीति के बाद या अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था के स्थापित होने के बाद भारत में मध्यम वर्ग का तेज़ी से विकास हुआ। यह वह वर्ग था जो कृषि या व्यापार, कृषि कर्म से नहीं था। भारत में औद्योगिकरण हुआ नहीं था, इसलिए यह श्रमिक वर्ग में भी नहीं था, न ही यह औद्योगिक वर्ग में था, बल्कि यह नौकरी पेशा वर्ग में था। यह ज्ञान विज्ञान अर्जित कर नई शिक्षा प्राप्त करके, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके यह नौकरी पेशा वर्ग था, या तकनीकी शिक्षा पाकर व्यक्तिगत रूप से यह डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इन सभी पेशों को अपनाया हुआ वर्ग था, या शिक्षा के कारण प्रबुद्ध होकर यह व्यापार कर्म में लगा हुआ वर्ग था। मतलब ये मध्यम आय वाले वर्ग थे जो नई सामाजिक चेतना से भरे हुए थे, और यह वर्ग अपने आप को पुरातन सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर नहीं देख पाता था, बल्कि नवीन सामाजिक चेतना से देखता था। इसलिए यह सामाजिक बंधन, पिछड़ी हुई सामाजिक बंधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसके विचार क्रांतिकारी थे, यह बदलाव का वाहक था, और यही वर्ग बदलाव का वाहक बना भी। यह अंग्रेजी संस्कृति को, पाश्चात्य संस्कृति को महसूस करता था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के पीछे अंग्रेज़ों का एक उद्देश्य यह भी था कि वह अंग्रेजी संस्कृति के प्रशंसक वर्ग को तैयार करे, और यह वर्ग धीरे धीरे उनके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता दिख रहा था। अगर भारत में सामाजिक धार्मिक चेतना का सुधारों का सूत्रपात नहीं हुआ होता, तो संभव था कि यह नवीन सामाजिक वर्ग जो है वो
अपने आप को भारतीय संस्कृति से ज़्यादा अंग्रेजी संस्कृति के नज़दीक मानता। सौभाग्य से इन सारे बदलावों के कारण बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध भारतीय हुए जिन्होंने समाज के परिवर्तन के दिशा को बदल दिया, जिन्होंने भारतीय समाज में बदलाव का बीड़ा उठाया और यह महसूस किया कि भारतीय समाज में जो बुराइयां हैं, जो धर्म का आवरण पाकर फल फूल रही हैं, इन्हें अगर नहीं हटाया गया तो सामाजिक पतन को नहीं रोका जा सकता है। बहुत सारे इस समय ऐसे विचारक हुए जो बदलाव में विश्वास रखते थे, जो अपने प्राचीन धार्मिक गौरव, प्राचीन संस्कृति, श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे, साथ ही साथ समय के साथ बदलावों में भी विश्वास रखते थे। उन्होंने यह दिखाने का, यह साक्ष्य के साथ यह उपस्थित करने का प्रयास किया कि जो ये बुराइयां धार्मिक आवरण में फैल रही हैं, इसे कहीं से भी धर्म का समर्थन प्राप्त नहीं है। इन बुराइयों को छोड़ देने में फ़ायदा है, इन बुराइयों को निकाल देने में फ़ायदा है। इन बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और अपनी संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने इन सुधारों का सूत्रपात किया। इन्हें भारतीयों का भी समर्थन मिला और इन सुधारों को भारतीयों ने स्वीकार भी किया, इन बदलावों को स्वीकार भी किया। इसके अलावा इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति की अच्छी बातों को भी अपनाया। ऐसा नहीं कि अपने ही जाति या अपने ही वर्ग या अपने ही धर्म ग्रंथों के आंख मूंद कर मानते रहें, बल्कि उन धर्म ग्रंथों के आधार पर और पाश्चात्य संस्कृति की अच्छाइयों के आधार पर जो उनकी अच्छी बातें थी, उन्हें भी अपने समाज में, अपने संस्था में शामिल किया। इन लोगों ने परंपरागत भारतीय विचारों और संस्थाओं में अपनी आस्था व्यक्त की, साथ ही साथ समाज में फिर से प्राण फूंकने के लिए आधुनिक पश्चिमी विचारों को भी आत्मसात किया। विज्ञान के साथ साथ, धर्म ग्रंथों के साथ साथ विज्ञान, जनतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना को भी साथ लेकर चले और भारतीय समाज को इसी अनुरूप ढालने की इच्छा और संकल्प के साथ इन लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। इसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से की। उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाकर एकेश्वरवाद को अपनाया। वेदों और उपनिषदों के शिक्षाओं के आधार पर उसमें सुधार लाने की कोशिश की। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से उपनिषदों का, वेदों का तार्किक विवेचन शुरू करवाया। इनके समाज में निश्चित अवधि पर शनिवार रविवार जैसे दिनों में, किसी निर्धारित दिनों में धार्मिक वाद विवाद का मौका मिलता था और जो बातें धर्म सम्मत नहीं होती थी, जो छुपक के रूप में जोड़ी गई होती थी या धार्मिक बुराई के रूप में जोड़ी गई होती थी, उसे ढूंढ कर निकाला जाता था या उस गलत बात को जो गलत धार्मिक आधार पर फल फूल रही थी, उसे सामने लाकर, जनता के सामने लाकर समाप्त करने का प्रयास किया जाता था। इसके साथ साथ ब्रह्म समाज ने पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को भी अपनाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने अपना आधार मानव बुद्धि को बनाया और यह जानने का प्रयास किया, बुद्धि का आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन या वर्तमान धार्मिक सिद्धांत और व्यवहार में क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। इसी प्रकार पश्चिमी भारत में गोपाल हरि देशमुख हुए, जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर बहुत पहले लिखे गए धर्म ग्रंथ अगर प्रासंगिक न रह गए हों तो उसे सुधारने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में हिंदू धार्मिक विचारों और व्यवहारों में सुधार लाने का प्रयास किया। इसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से, उनकी संस्था आर्य समाज थी, आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने वेदों की ओर लौटने की बात की। मतलब उन्होंने वेदों को अकाट्य माना, लेकिन उसकी व्याख्या आधुनिक
संदर्भ में की। वेदों की पुरातन उन्होंने वेदों को नकारने से इनकार कर दिया। उन्होंने वेदों के को आधुनिक आधार पर व्याख्यायित किया, उसकी पुनर्व्याख्या की और विकासशील विचारों को स्थान दिया। वे मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, इन सभी चीज़ों को उन्होंने नकार दिया। इसी प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हिंदू, पारसी और बौद्ध जैसे प्राचीन धर्मों के सुधार के लिए ही हुई थी। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम चलाया और इन सभी धार्मिक सुधारकों का एक ही उद्देश्य था, वह था कि प्राचीन हिंदू धर्म में तात्कालिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार किया जाए। मतलब कि समाज में जो बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक बदलाव को, सामाजिक बुराइयों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आलोक में दूर किया जाए। प्राचीन धर्म और संस्थाओं को सामने लाकर आधुनिक युग के अनुरूप उसकी व्याख्या की गई। प्रगतिशील विचारों को महत्व दिया गया, स्थान दिया गया और प्रगतिशील चेतना को समाज में लागू किया गया। इस क्रम में इन्हें, जैसे भारतीय समाज में अनेक कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जाति प्रथा या अस्पृश्यता, विधवाओं की खराब स्थिति, स्त्रियों और शूद्रों को अधिकार विहीन रखने का प्रयास, इन सारी चीज़ों को नकारा और सकारात्मक कार्यों में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस क्षेत्र में इन लोगों को अंग्रेजी सरकार का भी समर्थन मिला। जैसे विधवाओं को जलाना, मतलब सती प्रथा को बंद करवाने में इन्हें अंग्रेजों का साथ मिला। कानून के आधार पर कानून बनाकर, कड़े कानून बनाकर इन चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार शिशु हत्या, जैसे अभी भ्रूण हत्या या अभी जैसे सामाजिक रूप से जो बुराई फैल रही है, लड़की की हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, ये उस समय भी बालिका हत्या प्रचलित थी। इसे भी कानून बनाकर रोकने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और विधवा विवाह को वैध माना गया। इसी प्रकार बाल विवाह को रोकने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह को वर्जित कर दिया गया। इसी प्रकार बहु विवाह को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। इसी प्रकार नवीन शिक्षा नीति में स्त्री शिक्षा के और भी ध्यान दिया गया और स्त्री शिक्षा की वकालत की गई। अब इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में स्त्रियों की मुक्ति की भी बात की गई। स्त्रियों का विभिन्न काल, प्राचीन काल में या मध्यकाल में स्त्रियों का भारतीय समाज या मानव समाज में कहें कि उनकी स्थिति बदलती हुई रही। प्राचीन काल में, पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को समान अधिकार थे। बाद में उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की दशा में गिरावट आनी शुरू हो गई और 18वीं 19वीं सदी में उन्हें कोई भी सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक अधिकार नहीं थे। 19वीं सदी में स्त्रियों से संबंधित बहुत से सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह या विधवा पुनर्विवाह पर रोक, बहु विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सारी समस्याएं वाद विवाद का विषय बनी हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार और भारतीयों के बीच पश्चिमी स्वतंत्र विचारधारा का प्रभाव और ईसाई विश्वविद्यालय के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक सुधार के लिए बहुत से आंदोलन हुए। बहुत सारे जाति व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन हुए, तो बहुत सारे स्त्रियों के मान मर्यादा प्रतिष्ठा में सुधार के लिए, स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। इन आंदोलन की जड़ सामाजिक और वैधानिक तथा धार्मिक मान्यताओं से भी, परंपराओं से भी जुड़ी हुई थी और
19वीं सदी में समाज सुधार की प्रकृति केवल सामाजिक सुधार आंदोलन द्वारा ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिनके व्यापक परिणाम वाले अनेक समाज सुधार हुए थे, बल्कि समाज के प्रगतिशील वर्ग ने जिस उत्साह के साथ सामाजिक समस्याओं को उठाया और जटिल विषमताओं के विरुद्ध संघर्ष अभियान भी चलाया, वो भी उल्लेखनीय है। जैसे अधिकांश आंदोलन जो थे वो स्त्रियों और अस्पृश्य जातियों की समस्याओं पर केंद्रित रहे थे। प्रारंभिक दौर में ही जब राजा राम मोहन राय जैसे जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और ब्रह्म समाज से सामाजिक पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, तो वहीं से देखें तो शुरुआत सती प्रथा के विरोध से ही हुई। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा के विरोध में या स्वयं राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में कानून बनवाने में अंग्रेजी सरकार की काफ़ी सहायता की और सरकार के सम्मुख काफ़ी जोर शोर से इस समस्या को उठाया भी था। इसी प्रकार कन्यावध, इसे कोई धार्मिक स्वीकृति नहीं थी, लेकिन कन्यावध एक बड़ी समस्या थी और ब्रिटिश काल में इस पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया था। इसी प्रकार हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। इसमें भी प्रबुद्ध भारतीयों का योगदान था, खास करके ईश्वरचंद्र विद्यासागर और पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री इस सुधार को कारगर रूप देने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा के दिशा में भी काफ़ी काम किया था। 1866 में बॉम्बे में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना ही कर दी गई थी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया गया था। इसी प्रकार प्रबुद्ध भारतीय जैसे केशव कर्ण ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना कर दी थी। 1807 के प्रारंभ से ही अनेक कानूनों के द्वारा दासता और दास प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। 1872 में प्रबुद्ध भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया कि बाल विवाह को रोका जाए। नेटिव मैरिज एक्ट पारित करवाया था, जिसमें यह प्रावधान था कि 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगाने की बात थी। इसी प्रकार बहु विवाह पर भी रोक लगाने की बात थी। देवदासी प्रथा जो धार्मिक आधार पर सही ठहराई जा रही थी, इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई गई और इसे भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस तरह हम पाते हैं कि ऐसे अनेक प्रयास किए गए 19वीं सदी में, जो खास तौर पर भारतीय समाज में हाशिए पर पड़े हुए वर्ग थे, जिसमें स्त्री और अस्पृश्य जाति प्रमुख थी। इनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करवाने का प्रयास किया गया। इन्हें समाज में उचित स्थान देने का प्रयास किया गया। जो ये धार्मिक वर्गीय बंधन था, इसको दूर करने का प्रयास किया गया ताकि सामाजिक एकता कायम की जा सके और झूठे धार्मिक आधार पर, धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर या झूठे धार्मिक साक्ष्यों के आधार पर ये सामाजिक बुराइयां पनप रही थी। इन विचारकों ने उन आधार पर ही चोट किया। उन्हीं जिन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर यह पनप रहे थे, उसे उन धर्म के सिद्धांतों को पुनः सामने लाया और यह दिखलाया कि ऐसी कहीं भी धार्मिक व्यवस्था या व्याख्या नहीं की गई है जो इन सामाजिक बुराइयों को प्रश्रय देती हो या सामाजिक बुराइयों का समर्थन करती हो। शिक्षा के प्रचार प्रसार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और शिक्षा को या बुद्धि को या तर्क को एक आधार बनाया, एक हथियार बनाया इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए। तो इनके इन सामूहिक प्रयासों के कारण जो सामाजिक बुराइयां पनप रही थी, जो धार्मिक बुराई पनप रही थी, जो सामाजिक पिछड़ापन था, ये धीरे धीरे दूर हुए और सामाजिक धार्मिक जागरण के फलस्वरूप एक समन्वित चेतना का, राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ
जो धीरे धीरे समग्र राष्ट्रीय चेतना के रूप में बदला। यह राष्ट्रीय चेतना ही राष्ट्रवाद के उत्थान से जुड़ा हुआ था और यहीं से धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हुआ, जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का वाहक बना। इस राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार में सामाजिक एकता के बल पर देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये राष्ट्रीय चेतना का उदय नहीं होता अगर सामाजिक एकता या सामाजिक बुराइयों को दूर नहीं किया जाता। हो सकता है इसका नकारात्मक पक्ष यह भी हो सकता था, अगर यह नहीं हुआ होता तो यह पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता या ईसाई धर्म से प्रभावित होकर उस संस्कृति की ओर अधिक झुक जाता। तब यह राष्ट्रीय चेतना का विकास ही नहीं होता, बल्कि दासीय भाव विकसित होता और हो सकता है कि हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते या स्वतंत्रता की मांग नहीं करते या स्वतंत्र समाज में नहीं जीते। तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो राष्ट्रीय चेतना बनी, फली फूली, स्थापित हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन का ही, पुनर्जागरण का ही पूरा हाथ है। और यहीं से भारतीय समाज में बदलाव का दौर शुरू हुआ, जो आज भी आज़ादी के बाद भी यह एक बदलाव के दौर से गुजर ही रहा है। तो आज के कक्षा में इतना ही। हम लोगों ने इन पिछले 3 कक्षाओं के आधार पर भारत में जो 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसके पीछे अंग्रेजी समाज का, अंग्रेजी शासन का, अंग्रेजी संस्कृति का, यूरोपीय संस्कृति का क्या प्रभाव था, क्या उसके प्रतिक्रिया में यह बदलाव हुए थे, इन बातों को समझने का प्रयास किया। अगले क्लास में फिर नई चर्चाओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।